रोड एक्सीडेंट कम हो सके। सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%, और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850, और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश, मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं, अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बनाए। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे, और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे, और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। श्री गौरव गोगोई जी। हाँ, आपका सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जो विकसित देश हैं, जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स में हो?
इस कंट्री में सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद 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 अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक लें? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH37 हमारा संपूर्ण नहीं है। बहुत खराब वहाँ पे डिज़ाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद। अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने एक इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार की है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट झांझी, ये आपका विषय है। मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ। चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे। अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी, तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट, ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा।
और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज़ को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक लाइट सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार दी, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ, और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा, और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हथौड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे, और मैं जब करता था तो मेरे पर गरीब लोग, हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा। मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई, और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। माननीय सदस्यगणों, पूरा सदन इस बात को लेकर चिंतित है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, यहाँ पूरा देश बैठा है, हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी है। हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें, और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुझे आशा है कि हम सामूहिक और गंभीर प्रयास कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 245 श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन। प्रश्न क्रमांक 245। जवाब पटेल पर। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये दिलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये 69 प्रकल्प चालू आहेत, ज्याच्यापैकी 25 प्रकल्प हे भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणीमुळे त्या ठिकाणी रखडले गेले। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना सांगायचं आहे की NH 211चं ज्यावेळेस 10 वर्षापूर्वी भूसंपादन झालं सोलापूर छत्रपती संभाजीनगर हायवेचं, त्यावेळेस लक्ष्मीकांत शंकरवीर नावाच्या शेतकऱ्याला प्रति गुंठा 2,30,000 रुपये इतका मावेजा मिळाला होता। आणि अध्यक्ष महोदय, आता सुरत चेन्नई महामार्गाचं त्या ठिकाणी भूसंपादन होत आहे, त्यावेळेस बालाजी माधव पाटील नावाच्या शेतकऱ्याला 6,250 रुपये प्रति गुंठा त्या ठिकाणी मावेजा मिळतो। 10 वर्षापूर्वी जे भूसंपादन झालं त्याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मावेजा मिळतोय, आणि आज जे भूसंपादन होतंय त्याला अतिशय किरकोळ प्रमाणात मावेजा मिळतोय। त्याच्यामुळं ह्याच्यातनं नाराजीमधनं शेतकरी परत
कोर्टामध्ये जातात आणि भूसंपादन करायला त्या ठिकाणी अडचणी येतात. मान्य सर. माझी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की 2013च्या कायद्याप्रमाणे जर भूसंपादन त्या ठिकाणी केलंय, जो कायदा त्या ठिकाणी डायल्यूट करायचा प्रयत्न होतोय, त्या पद्धतीने जर केलं तर शेतकऱ्यालाही मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मावेजा मिळेल. तर ती अंमलबजावणी मंत्री महोदय करणार का? आणि सुरत चेन्नई ह्या हायवेला जोडण्यासाठी एक उस्मानाबाद शहराला स्पर रोडनं जोडण्याच्या बाबतीतलं एक प्रपोजल मंत्री महोदय मी आपल्याकडे दिलं, आपणही त्याच्या बाबतीत सकारात्मक आहात, तर त्याला कधीपर्यंत मंजुरी मिळेल? माननीय स्पीकर महोदय, लँड ॲक्विजिशन हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणारा विषय आहे. आपले जे जिल्हाधिकारी आहेत ते राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे लँड ॲक्विजिशनची कॉस्ट काढतात आणि त्याला काला म्हणतो आपण. त्यांनी ती कॉस्ट काढल्यानंतर त्यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे आणि ती कॉस्ट आम्हाला स्वीकारावी लागते. जर आम्ही स्वीकारली तर पेमेंट मिळतं, नाही स्वीकारली तर आम्ही कोर्टात जाऊ शकतो किंवा ते पुढे जाऊ शकतात अपीलमध्ये. त्यामुळे हा प्रश्न राज्य सरकारच्या ह्याच्यात आहे. पण तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ही जी केस आहे की 10 वर्षानंतर तेवढाच निघाला, त्याच्यात राज्य सरकारच्या ह्याच्यात तुम्ही कलेक्टरला पुन्हा एकदा त्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगा आणि त्यातून मार्ग निघाला तर होईल. अध्यक्ष महाराज, यांच्या इनके मतदार क्षेत्र से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड जा रहा है. आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे. अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते हैं वहाँ से नीचे. बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते 18 टनल बना रहे रोड का काम शुरू हुआ है. वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए. वो वर्ल्ड की अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है. और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी. हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है. वो टनल का 75% काम पूरा हुआ. फिर झेड़मोड़ टनल आती है जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है. आज प्रधानमंत्री जी की डेट उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं. फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है. और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं. और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है ये सूरत जाता है. अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे उनको मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाना पड़ता था. अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं. अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को. तो अध्यक्ष महाराज, ये जो पूछ रहे हैं ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम कर रहा है. यानी ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है. तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है. उसमें इनका धाराशिव उस्मानाबाद आता है और उसको एक स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है. उनकी मांग है, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे. श्री ऑनरेबल एक महत्त्वाचा उमरगा सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 2014 मध्ये मंत्री महोदय याला वर्क ऑर्डर दिली गेली आणि जवळपास आता 2024 उजाडत आहे. खरं तर 2.5 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणं अपेक्षित होतं, पण दुर्दैवानं आज 10 वर्ष झाले तरी तो रस्ता काही पूर्ण त्या ठिकाणी होत नाही. कदाचित ताजमहल सुद्धा लवकर बांधून झाला असेल, पण ही रस्ता काही मंत्री महोदय त्या ठिकाणी लवकर होत नाही. तर याला एक टाइम बाउंड त्या ठिकाणी, आणि हा रस्ता न झाल्यामुळं अनेक लोकांचे जीव त्या ठिकाणी जात आहेत. मंत्री महोदय, कालच माझ्या मुलीच्या वर्गात शिकणारा एक मुलगा धाराशिवला जे सर्व्हिस रोडचं काम न झाल्यामुळं रॉंग साईडनं जात असताना एका ट्रकला धडकून त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडला. त्याचं नाव आहे अर्णब अजय सोनवणे. अतिशय म्हणजे दुर्दैवी गोष्ट आहे मंत्री महोदय. तर हा रस्ता जो आहे उमरगा सोलापूरचा, हा किती दिवसात पूर्ण होईल? त्याला काही टाइम बाउंड त्या ठिकाणी तुम्ही मर्यादा देणार आहेत का? आणि दुसरं एक टेंभुर्णीमधनं लातूरला येण्याच्या बाबतीत
आपण चौपदरीकरणाचा DPR पण मंत्री महोदय आपल्याकडे दिला, आपणही सकारात्मक आहात. गडकरी साहेब, तुमचं प्रचंड नाव आहे, फक्त ह्या उमरगा आणि सोलापूरच्या रस्त्यामुळे तुम्हीही प्रयत्न करताय, करत नाहीत असं नाही. मी जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे आलो त्यावेळेस तुम्ही त्या ठिकाणी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय, पण ह्याला एक टाइम ठरवून त्या ठिकाणी त्या वेळेत हा रस्ता त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावा, ही एक माझी मागणी आहे. आणि टेंभुर्णीपासनं लातूरपर्यंत जो हे आहे हायवे आहे, त्या चौपदरीकरणाचा DPR आपल्याकडे आलाय, त्याला तात्काळ मंजुरी मिळून तोही पूर्ण व्हावा. टेम्बुर्नी से लातूर तक का जो रोड है उसको 4 लेनिंग मंजूर किया है, 1 महीने भर में उसका टेंडर लग जाएगा. आप बोल रहे हैं वो सीरियस प्रॉब्लम है, मैं भी उसके कारण काफ़ी लोग तकरार करते हैं. दूसरा जो रास्ता है जो सोलापुर तक आता है, उसमें जो कंपनी थी उसने दिवाला पीटा, वो NCLT में गई, फिर उसके कंपनी के ऊपर CBI और ED ने रेड मारी, अब उसके पैसे सीज कर दिए. अब वो प्रॉब्लम है कि वो रोड पूरा नहीं कर पा रहा.